नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद आप सभी का प्रभात खबर डिजिटल के इस खास पेशकश में स्वागत करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ये पता चल जाएगा कि इस बार सूबे में किसकी सरकार बनेगी। मगर इन सब के बीच एक अहम सवाल अब भी बरकरार है, वो ये कि इस बार संताल परगना कौन जीतेगा। संताल परगना की बात करें तो सबसे अहम ये हो जाता है कि यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे जेएमएम पिछले 30 से 40 सालों से लगातार जीतते आ रही है और अब तक इन सीटों पर बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की है। ये सीट आदिवासी बहुल हैं और संताल को लेकर के ये कहा जाता है कि जो संताल जीतता है वो झारखंड जीतता है। संताल को लेकर के हम आगे विस्तार से बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. नीरज जी, जो कि संताल के बारे में हमें बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल पेशकश में। सर, बताइए संताल। जी धन्यवाद आपको। आपने ठीक कहा, इस बार भी जो सत्ता का गलियारा खुलता हुआ दिख रहा है वह कोल्हान है और संताल परगना है। आप देखेंगे कि कोल्हान में कुल सीटें 14 हैं और संताल में कुल सीटें 18 हैं। ये दोनों मिलकर के 32 सीटें होती हैं। इन 32 सीटों में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 4 सीटें मिली थी और वो सभी सीटें थी संताल परगना से। तो इस बार के इन 32 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इनमें से जितनी सीटों पर उसकी जीत होगी वो उसको लीड देगी और सत्ता को साधने या सत्ता तक पहुंचने के लिए यह उसके लिए सबसे सुगम होगा। सर, इस बार एक मुद्दा जो है वो चुनाव के पहले से ही काफ़ी हावी है, वो है घुसपैठ का। बीजेपी इस मुद्दे को बार बार उठा रही है। संसद में भी निशिकांत दुबे ने इस सवाल को उठाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घुसपैठ का जो ये मुद्दा है, क्या वाकई संताली मतदाताओं को प्रभावित करता है या फिर ये सिर्फ एक मतलब ऐसा ही एक मुद्दा है जिससे कि मीडिया आई वॉश कर रही है, या फिर कुछ उसको अलग तरीके से और बता सके इस मुद्दे को। देखिए, बड़ा दिलचस्प यह है कि यह कोई नया मुद्दा वहाँ का नहीं है। यह मुद्दा बहुत ही पुराना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के ये पुराने मुद्दे हैं। और जो आज ये मुद्दा है, ये चुनाव के ठीक वक्त कुछ समय पहले ये मुद्दा आया है, लेकिन वहाँ का यह बड़ा मुद्दा है। और वहाँ आप देखेंगे कि कई एक इलाके हैं जहाँ की इनकी आबादी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी बढ़ी है और इससे केवल वहाँ रहने वाले हिंदुओं को ही परेशानी नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर मुस्लिम रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी रोज़गार की समस्या से लेकर बाकी दूसरे मुद्दे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन बहुत बीच के सालों में आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में थी तो ये मुद्दे लगभग गौण हो गए थे और फिर से ये मुद्दा आया है। तो ये कम्युनिकेट कर पाना और ख़ास तौर से ट्राइबल जो वोटर्स हैं, रिमोट इलाके के लोग हैं, उन तक कितना कन्विंस कर पाए हैं, ये देखना होगा। अब ये नतीजे ही बता पाएंगे कि ये कितना प्रभावी होगा। सर, ऐसी कई सीटें हैं संताल की जिस पर जेएमएम बहुत लंबे समय से जीतते आ रही है, जैसे कि लिट्टीपाड़ा, बरहेट, लगभग 30 साल 40 साल लगातार चुनाव जीतते आ रही है। तो ये जो एक चुनावी प्रक्रिया जो है, जो कि 1990 से 1950 से माफ कीजिएगा चलते आ रही है, तो थोड़ा इस विषय में बताएं कि यहाँ पर क्या डेमोग्राफी है, कि किस तरह के लोग हैं जो कि मतदान जो है वो मतलब आदिवासी बहुल इलाके में किस तरह से हो रहा है, जो लगातार जीत मिलते आ रही है जेएमएम जैसी पार्टी को यहाँ पर। देखिए, संताल परगना की 2 नहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता आया है और भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं जीती है। 18 में से ये 3 सीटें हैं बरहेट, लिट्टीपाड़ा और शिकारीपाड़ा। इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। बाकी के 15 सीटों पर कम से कम एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। इन 3 सीटों को अगर आप देखेंगे तो इनमें से बरहेट का सीट और लिट्टीपाड़ा का सीट ये इतना रिमोट इलाके यहाँ के हैं कि वहाँ पर संवाद स्थापित कर पाना और लोकतांत्रिक तरीके से उनको चुनाव चिन्हों को लेकर के अंतर को समझा पाना बड़ा कठिन रहा है। ये चुनौती रही है। इसलिए वहाँ अगर परिवर्तन के लिए भी वोट पड़ते हैं तो वह तीर धनुष पर चला जाता है।
तो एक बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर अवेयरनेस के लिए एक जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वहाँ के लोग अभी भी इस बात को लेकर अवेयर नहीं हो पाए हैं। कुछ अन्य सीटें हैं जिसके बारे में हमारे सहयोगी कुणाल किशोर नीरज सर से जानना चाहेंगे। कुणाल। नीरज सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जामा जो एक हॉट सीट पहले बनी हुई थी, अभी भी है, कि वहाँ पर लुइस मरांडी को, जो पहले बीजेपी में थी, अब वो आप जेएमएम में शामिल हो गई है और बीजेपी ने सुरेश मुर्मू को उतारा है। तो इसका कितना फ़ायदा जेएमएम को मिल पाएगा और बीजेपी को क्या इससे कितना हानि हो सकता है? क्योंकि लगातार बीजेपी बार बार पिछले 2 चुनावों से पास आ पा रही है, लेकिन जीत नहीं पा रही है वो सीट। कुणाल जी, ऐसा है कि आप एक बार पूरी तरह से 18 सीटों पर एक नज़र डालिए कि पिछले विधानसभा चुनाव का नतीजा कैसा था। इन 18 सीटों में से पिछली बार 9 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। आप ये भी देखिए कि संताल परगना में 18 में से 7 सीटें वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 1 सीट देवघर है जो अनुसूचित जाति के लिए है। जो अनुसूचित जनजाति के लिए, ट्राइबल के लिए जो सीटें रिजर्व हैं, उन 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती थी और 2 सामान्य सीटें भी उसको मिली थी, एक नाला और एक मधुपुर। और एक जो देवघर सीट है अनुसूचित जाति के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो 9 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती, 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पोड़ैया हाट से झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से प्रदीप यादव जी जीते थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आज की तारीख में कहें कि 5 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर वहाँ है और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी। अब इन 4 सीटों में से उसको सीटें बढ़ानी है, इसके लिहाज से एक एक सीट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी उम्मीदवार हैं जिन्होंने दुमका लोकसभा सीट से 2014 में पार्टी को जीत दिलाई। इससे पहले वहां के विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली थी। आप जामा की बात कर रहे हैं, जामा में भी 2005 का साल था जबकि सुनील सोरेन वहां से चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र जीत 2005 ही है। तो इस तरह से ये दोनों ही सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महत्वपूर्ण तो इस तरह से भी हो जाती हैं कुणाल जी, आप देखें कि दुमका सीट से जो जीतता है सरकार उसी की बनती है। आप शायद इसको गौर करें, झारखंड बनने के बाद आप देखेंगे कि जो पार्टी जीतती है, जो उम्मीदवार वहां जीतता है, सरकार उसी की बनती है। 2005 में स्टीफन मरांडी जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वो नेता रहे और चुनाव जीतने के बाद फिर से उसी में शामिल हुए। तो उस साल भी उनकी सरकार बनी और वो उप मुख्यमंत्री बने। 2009 में हेमंत सोरेन वहां से चुनाव जीते और वो पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बने। 2014 में लुइस मरांडी वहां से चुनाव जीती और वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी, वो मंत्री बनी। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन पहले चुनाव जीते, हालांकि बाद में उन्होंने छोड़ दिया बरहेट की वजह से, और फिर 2020 के उपचुनाव में बसंत सोरेन वहाँ से चुनाव जीते। हेमंत सोरेन की फिर सरकार बनी, वो फिर मुख्यमंत्री बने और जब चंपई सोरेन की सरकार बनी तो बसंत सोरेन मंत्री बने। यानी 2005 से अब तक दुमका से जो भी जीतता है वह या तो वह उप मुख्यमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है या मंत्री बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है और इस सीट को ध्यान में रख करके ही लुइस मरांडी लगातार तैयारी कर रही थी। 2014 में जीतने के बाद 2 चुनाव 2019 और उपचुनाव 2020 ये 2 वो हारी। तो इस बार के चुनाव में भी उनकी बड़ी तैयारी थी। तैयारी तो उनकी लोकसभा चुनाव के लिए भी थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने से उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको वहाँ से टिकट दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, आप देखेंगे कि जामा सीट से एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती और जब से शिबू सोरेन ने वहाँ से चुनाव जीतना शुरू किया तब से लगातार उस सीट से सोरेन परिवार के लोग ही चुनाव जीतते रहे। ये पहला अवसर है जबकि सोरेन परिवार का उम्मीदवार वहाँ नहीं होगा। वहाँ लुइस मरांडी उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले सुरेश मुर्मू हैं जो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कम मतों के अंतर से वहाँ हारे हैं जी। लुइस मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 तरह के फायदे हो गए। एक तो दुमका सीट और खासतौर से शहरी मतदाता जो लुइस मरांडी के साथ के थे वो उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए तो यहाँ उनको मजबूती मिली। और दूसरा
कि सीता सोरेन के वहाँ न होने से, सोरेन परिवार के उम्मीदवार के न होने से जो एक वैक्यूम हो सकता था, लुइस मरांडी चूंकि मंत्री भी रही, क्षेत्र में उन्होंने काम किया, एक परिचय है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये एक प्लस पॉइंट जरूर मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब वो कितने वोटों से जीतती हैं या फिर सुरेश मुर्मू जीतते हैं। सर, बात जामा को हुई है तो जामताड़ा की भी होनी चाहिए, क्योंकि जामा जो है वो सीता सोरेन ने पिछली बार जीता, उसके बाद वो बीजेपी में किन्हीं परिस्थितियों में शामिल हो गई, अब वो जामताड़ा से फाइट कर रही हैं। तो ये क्या वजह रही होगी बीजेपी की कि जामा की जगह उनको जामताड़ा से लड़ाया जा रहा है? एक तो उनका सेंटिमेंट भी है, जामा से दुर्गा सोरेन वहाँ से लड़ते रहे हैं, और जामताड़ा से सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर। वो इरफान अंसारी को टक्कर दे रही हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो क्या दिखता है इस जामताड़ा सीट पर? देखिए, एक तो पहले स्पष्ट ये कर दूं कि उनको जामा सीट से चुनाव इस बार नहीं लड़ा जा सकता था, इसलिए कि आरक्षित सीट से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो नई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए उनको किसी न किसी कीमत पर हर हाल में उनको सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ना था, और चुनाव अगर वो लड़ते भी तो उनको संतालपुर में ही लड़ना था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जामा से ज़्यादा, जामताड़ा से ज़्यादा उपयुक्त कोई और सीट थी नहीं जहाँ से कि उनको चुनाव लड़ाया गया। अब देखना ये होगा कि वहाँ से 18 में से 10 सीटें तो रिजर्व ही हो जा रही हैं, 8 सीटें रिजर्व ही हो जा रही हैं, 7 एसटी की और 1 एससी की। अब 10 में से ये एक सीट है जहाँ से कि वो चुनाव लड़ रही हैं। यह मुकाबला बड़ा टफ है, और अगर वो यहाँ से जीतती हैं तो इस सीट से किसी आदिवासी की जीत यह पहली होगी। सर, एक सवाल है कि अभी एक सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट से प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, जो कि सिद्धू कानू के वंशज हैं। बीच चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जैसे कई आरोप भी लगे कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये जो भी है। तो इस प्रकरण के बारे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या होगा, इसका असर क्या होगा, ये जानना था। राजनीति में तो ये होता ही है, चुनाव के दौरान एक दूसरे के बड़े समर्थकों को अपने साथ जोड़ लेना, ये चलता ही रहता है। उसी में से एक ये भी है, मंडल मुर्मू कोई प्रत्यक्ष राजनीति में अब तक नहीं थे। उनकी आइडेंटिटी यह है कि वह सिद्धू कानू के वंशज है, इस रूप में उनकी अपनी वहाँ पहचान है, तो थोड़े असर उसके होंगे, लेकिन ये कितना निर्णायक होगा ये कहना कठिन है। सर, 4 सीटें बीजेपी के पास हैं यहाँ पर, देवघर, गोड्डा, सारठ और राजमहल। तो अभी जो स्थितियां बन रही हैं, तो क्या लग रहा है कि चारों सीटें बीजेपी रिटेन करने के साथ साथ कुछ और सीटें भी जीतेंगी, या फिर मतलब इसमें कुछ फाइट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ से ज़्यादा सीट जीतनी ही होगी। 4 सीटें अगर उसके पास हैं तो ये संख्यात्मक सीटें ये रहें या ना रहें, सीट कोई और हो, लेकिन संख्या तो इनकी बढ़ानी ही होगी अगर इनको सरकार में आना है। तो आप देख रहे हैं कि देवघर में और गोड्डा में दोनों जगहों पर राजद अच्छी स्थिति में फाइट कर रहा है, इसलिए ये सीटें भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी या ना बचा पाएगी ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना है कि यहाँ टक्कर जबरदस्त है। राजमहल सीट पर भी टक्कर है, मतलब उसको भी आप बड़े स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि बहुत आसान सी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतती है तो इसके साथ उसको और भी सीटें जीतनी होगी, और अगर ये सीटें उसके हाथ से किसी कारण से निकलती हैं तो उसकी चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। जी सर, एक सीट है पाकुड़, जहां पर पिछले दिनों मौजूदा मंत्री आलमगीर आलम थे, तो किन्हीं कारणवश उन पर कुछ आरोप लगे, वो जेल में हैं, उनकी पत्नी वहां से फाइट कर रही हैं। तो फिलहाल इस सीट का क्या है? और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शायद पाकुड़ ये पिछले चुनाव में वो सीट थी जो कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीती गई थी, और इस वक्त उन पर कुछ इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो जेल में है। तो इस पाकुड़ का बताएं सर, क्या है? देखिए, जेल में हैं और उनके जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि इन मुद्दों के सहारे वह वोटर्स को कन्विंस कर सके। और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा जो है, उस मुद्दे पर उसको लोगों को कन्विंस करने की उसकी कोशिश है। आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से केवल 2 बार चुनाव जीती है, जब बेनी प्रसाद गुप्ता वहाँ से विधायक बने। उसके बाद से उसकी वापसी उस सीट पर नहीं हो पाई है। कांग्रेस ही नहीं, बाकी और भी दूसरी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा हैं,
इनके बीच वोटों का जितना ज़्यादा बिखराव होगा, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आजसू के उम्मीदवार को उसका उतना ही लाभ होगा। आज की तारीख पे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ आजसू की जो ये लड़ाई है, यह बहुत कांटे की टक्कर है। कुणाल, आप कोई सीट है? जी, मेरा इसमें एक सवाल है। सीट हालांकि विशेष सीटों को लेकर नहीं, लेकिन मुद्दे को लेकर है कि जहाँ तक बीजेपी का झामुमो या सरकार के ऊपर आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, तो बांग्लादेशी घुसपैठ जो उनका कहना है कि ज़्यादातर साहेबगंज और पाकुड़ में ये हो रही है, तो क्या इस सिर्फ 2 जिलों के मुद्दे को लेकर क्या बीजेपी सफल हो पाएगी बाकी के 4 जिलों में ये अपनी बात को पहुंचाने के लिए? क्योंकि दुमका है, उसके साथ देवघर है, जामताड़ा है या गोड्डा है, तो इन 4 जिलों में क्या वो मुद्दे इतने प्रभावी होंगे कि बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा और झामुमो बैकफुट में जाएगी? देखिए, कितना फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये तो नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा वास्तव में बड़ा मुद्दा है। और आप अगर उस इलाके में जाएंगे, मैं उस इलाके में घूमता रहा हूँ, मैं वहाँ घूमा हूँ, और आज नहीं बहुत पहले, जबकि मैं ये बताऊँ कि जब पहली बार पाकुड़ से 14 बांग्लादेशियों को छोड़ दिया गया था, तो इस मामले को लेकर उसमें ओलिवर मिंज एसडीओ थे, फ्रांसिस मिंज कमिश्नर थे, और डीएन विश्वास वहाँ के थाना प्रभारी थे। उन तीनों के खिलाफ हाई कोर्ट विद्यार्थी परिषद ने मूव किया था, और वो खबर भी मेरी ही थी जो अखबार में उसमें छपी थी। तो हालात उस समय भी ख़राब थे, हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होते गए। ये हालात आज 1-2 दिन पहले का नहीं है। झारखंड बनने के पहले से ही उस इलाके में, आप राजमहल के इलाके में चले जाइए, आप साहबगंज के इलाके में चले जाइए, आप बड़हरवा के इलाके में चले जाइए, बरहेट चले जाइए, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, इवन कि आपके शिकारीपाड़ा क्षेत्र में भी इसका बड़ा प्रभाव है। और निश्चित तौर पर ये वहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, और इससे आज कोई परेशान है लोग, ऐसा नहीं है। पत्थर उद्योग पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 90 के आसपास हमने एक काम करवाया था, और उसमें जो पत्थर उद्योग, पाकुड़ के पत्थर उद्योग में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे मजदूर में, उनकी अपनी परेशानी थी कि उनके रोजगार को ये बांग्लादेश से आए हुए लोग जो कम पैसे में काम कर रहे हैं, ये उनके हक को मारते हैं। तो ये मुद्दा तो दोनों के लिए है, मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, जो कि उस क्षेत्र में है। सर, ये घुसपैठ से ही जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे कि बीजेपी का जो आरोप है, और ये सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस जो ये जवाब देती है कि घुसपैठ जो है उसको रोकने का काम केंद्र का है ना, तो इस मुद्दे पर क्या एक सटीक जानकारी क्या होगी, जवाब क्या होगा, कि क्या कहा जा सकता है कि ये जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार अगर ठहराया जाए तो सिर्फ केंद्र को ठहराया जाए या फिर सिर्फ राज्य को ठहराया, या दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, एक गेंद है जिसको हर कोई एक दूसरे की ओर फेंकना चाहता है। वास्तविकता यह है कि इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की जवाबदेही तो दोनों की ही बनती है। सीमा भारत सरकार के पास पड़ती है। यहाँ आने के बाद एक पूरा मशीनरी काम करता है। अभी तो आपने देखा होगा कि खबर आई कि कैसे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो आप आज की बात देख रहे हैं। जब आधार कार्ड नहीं था और राशन कार्ड नागरिकता साबित करने के लिए या निवासी साबित करने के लिए, नागरिकता नहीं निवासी साबित करने के लिए एक साक्ष्य होता था, तो उसमें ये बनाए जाते थे, राशन कार्ड बनाए जाते थे, और ये पुराने समय से चला आ रहा है। इसलिए दोनों की साझा जिम्मेदारी है, और इसको रोकना दोनों के हिस्से की बात आती है। अब सर, एक सीट है महगामा और पुड़ैयाहाट, ये दोनों कांग्रेस के पास है, और दोनों नेता जो है वो काफ़ी सशक्त माने जाते हैं कांग्रेस के। और इस चुनाव में कांग्रेस जो है, मतलब कई रिपोर्ट्स ऐसे आई कि अगर कोई कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है तो कांग्रेस हो सकता है, जबकि संताल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी लगभग 5 सीटें हैं संताल में कांग्रेस की, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा सर संताल इस बार? कांग्रेस के पास इसमें 5 सीटें हैं, पुड़ैयाहाट को भी हम जोड़ लेते हैं। 5 सीटें हैं। ये 5 सीटें हैं: जामताड़ा 1, पाकुड़ 2, महगामा 3, पुड़ैयाहाट 4 और चरमुंडी। ये 5 सीटें उसके पास हैं। इन 5 सीटों पर, जैसा कि आपने कहा कि महगामा में टफ है, वहाँ पर लड़ाई बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से अच्छी टक्कर मिल रही है। और पुड़ैयाहाट में भी है, लेकिन पुड़ैयाहाट के मुकाबले महगामा सीट ज़्यादा टफ है कांग्रेस के लिए। मेरा एक सवाल है ये कि
कि हम एक सब हमने सारी सीटों की बात की, एक सीट, अहम सीट, नाला की सीट हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो आते हैं। वो पहले एक बार 2009 में अपनी सीट गंवा चुके थे, लेकिन फिर वापस रिटेन किया, 14 में जीते, फिर 19 में जीते। इस बार बीजेपी ने पाला बदल के आए, माधव चंद्र महतो को मैदान में वहाँ से उतारा है। वो शायद पहले आजसू में थे, अब उनको बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया है। तो वो सीट में आप क्या देख रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं और क्या कितनी मजबूत स्थिति में क्या वो फिर से रिटेन कर पाएंगे, या क्या लग रहा है उस पर, क्या आपके इनसाइट्स है सर? ये हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिन सीटों पर चुनौतियां ज़्यादा हैं उनमें से नाला भी एक शामिल है। और माधव चंद महतो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले से शिक्षा के क्षेत्र में थे और उनका सर्व शिक्षा अभियान और साक्षरता अभियान जैसी चीज़ों को लेकर के उनका एक बड़ा नेटवर्क है। भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज चल रहे थे बाटुल झा, उनको भी मना लिया गया है। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से जीतेगी, और पहले इसने जीता है सीट को, अगर वो जीतना चाहेगी। और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुद्दा स्थिति यहाँ टफ तो है। सर, एक आखिरी सवाल ये होगा कि दल बदल को लेकर के बात करते हैं, जो चुनावी मौसम में लोग इधर से उधर चले जाते हैं। लिट्टी पाड़ा, बोरियो और दुमका, जहां लिट्टी पाड़ा और बोरियो के जेएमएम से जो वो उम्मीदवार हुआ करते थे, जो विधायक हुआ करते थे, दिनेश विलियम मरांडी लिट्टी पाड़ा से और बोरियो से लोविन हेम्ब्रम, अब बागी होकर के वो चले गए हैं बीजेपी में। और इधर दुमका से लुइस मरांडी जो है बीजेपी की, वो शामिल हो चुकी हैं इसमें। तो इसका क्या असर होगा सर? आप सीट वाइज अगर देखिए, लोविन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बन करके चुनाव जीतते रहे। आप देखेंगे कि निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं वहाँ, यानी वहाँ उनकी स्थिति मजबूत है। और जब वो वहाँ पर निर्दलीय तौर पर चुनाव जीत चुके हैं, तो जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ एक फोर्स के साथ, एक संगठनात्मक रूप से उनके साथ है, तो उनकी स्थिति मजबूत है। जिन सीटों पर मैंने नाला की चर्चा की, नाला के अलावे जिन 4 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनौतियां ज़्यादा हैं, उनमें बोरियो भी शामिल है। और आज की तारीख में वो बहुत मजबूत स्थिति में है, 2-3 दिनों में है। मुझे नहीं लगता कि हालात वहाँ बदलेंगे, हालात यही रहेगा। और इस हालात में वहाँ उम्मीदवार लोविन हेम्ब्रम मजबूत स्थिति में है। ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। जहाँ तक आपने विलियम की बात कही है, विलियम से पहले आप देखेंगे कि उनके पिता साइमन मरांडी, और साइमन मरांडी के बाद उनकी पत्नी सुशीला जी, ये दोनों वहाँ से विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं विलियम। इनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको वहाँ पराजय मिली थी। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस हेमलाल जी को वहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है, हेमलाल जी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वहाँ चुनाव लड़े हैं और फिर वो भी हारे हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर उम्मीदवार से ज़्यादा महत्व पार्टी और पार्टी चिन्ह का है। इसलिए ये इनका पार्टी बदलना झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत ज़्यादा संकट में डाल पाएगा, मुझे इसकी संभावना कम दिखती है। और लुइस मरांडी के बारे में तो मैंने कहा कि लुइस मरांडी का अगर दुमका से लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कैंडिडेट हो सकती थी। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई तो दुमका सीट उसके लिए और ज़्यादा आसान हो गया। सर, पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 43 सीटों पर वोट थी। 38 सीटों के लिए 2 दिनों बाद 20 तारीख को वोटिंग होनी है। तो एक अब तक जो वह चुनाव ये किस तरफ जाता हुआ नजर आता है, कुछ अनुमान? कुछ देखिए, हम लोग को पहले से तो ये अनुमान करके नहीं बताना चाहिए। जो अभी और चुनाव बाकी हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत जाएगी या भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। चूँकि अभी चुनाव बाकी है, इसलिए पहले बोलना ये एक प्रकार से ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना है कि जो उम्मीद लोगों की दिख रही है, दोनों ही खेमे अपनी अपनी तरफ से आश्वस्त हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग रहा है कि सत्ता में उसकी वापसी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो उसको शिकस्त देने में कामयाब होगी। तो ये थे डॉक्टर आर.के. नीरज जी, जिन्होंने संताल परगना के बारे में बताया कि उन 18 सीटों का क्या है हाल, क्या असर होगा किसी के छोड़ने से, किसी के आने से, और इन सीटों का क्या इतिहास रहा है। इस विमर्श में ये बात तो निकल करके सामने आती है कि ये जो 18 सीटों की जो जंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और यही महत्वपूर्ण जंग जो है वो सत्ता तक का रास्ता खोलती है किसी भी पार्टी के लिए।
प्रभात खबर डिजिटल के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।